सो हम लेट्स हम स्टार्ट करते हैं आज बायोमोलिक्यूल्स का छठा लेक्चर, सिक्स लेक्चर। और आज का हमारा टारगेट टॉपिक होगा सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो इस चैप्टर का है, नाम उसका एंजाइम्स है। यहाँ हम एंजाइम्स को देखेंगे। एंजाइम्स बड़ा टॉपिक है, तो यही अभी चलेगा। इस एंजाइम्स के अंदर हमें इसका कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करना है, और आज हम बेसिक फीचर्स पे ही बात करेंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर सकते हैं। कल हम लोगों ने प्रोटीन कर लिया था, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोटीन कर लिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिया, शेप देख लिया था, उस हिसाब से हमने बात कर लिया था प्रोटीन के बारे में। ये भी प्रोटीन ही है, एंजाइम इज नथिंग बट इट इज आल्सो प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन ही है, एक आध एंजाइम को छोड़ के, यानी प्रोटीन के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन ये फंक्शनल बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एंजाइम्स स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स को स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में एक बात पहले ही जान लो कि ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम इसको मान रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स इसको हम मान रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है कि नीट में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, टॉपिक। सबसे पहले हमें एंजाइम का कुछ फीचर जानना होगा। बेसिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स को जानना होगा सबसे पहले कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब मेड अप ऑफ प्रोटीन, केवल प्रोटीन ही है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पहला फीचर्स कि ऑल एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन है, थर्ड डिग्री प्रोटीन है, या पर ये कह रहे हो सिर्फ याद कर लो, यहाँ पे ये लिख लो कि प्रोटीन ही है। एक है ऐसा जो प्रोटीन नहीं है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। केवल राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं, आरएनए से बना हुआ है, यानी आरएनए है ये, इट इज आरएनए, ये आरएनए है, मेड अप ऑफ आरएनए, ये आरएनए है। यह भी एंजाइम की तरह ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वर्क एज कैटलिस्ट। और एंजाइम कैसा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा? हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये राइबोजाइम भी पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसीलिए हमने राइबोजाइम को एंजाइम में रखा हुआ है। और ये बेसिकली प्रेजेंट कहां पे होता है? प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। एक राइबोसोम का यूनिट आता है 23rd sRNA, राइबोसोमल आरएनए होता है 23rd sRNA, जो एक तरह के सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाया जाता है। उसके अंदर यह एंजाइम पाया जाता है और ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए राइबोजाइम को हम एंजाइम मानते हैं। लेकिन ये दूसरे प्रोटीन से थोड़ा जुदा है, सारे प्रोटीन दूसरे एंजाइम से जुदा है, क्योंकि एंजाइम्स जो है प्रोटीन के बने हुए हैं और ये आरएनए का बना हुआ है, ये यूनिक बात है, इसीलिए ये भी सवाल में ज्यादा पूछा जाता है। और फीचर्स में और हम जाने कि एंजाइम जितने भी है वो सारे के सारे वाटर के मौजूदगी में काम करते हैं, यानी कि एंजाइम्स वर्क ओनली इन एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम में काम करते हैं, पानी की मौजूदगी में काम करते हैं, पानी इसकी जरूरत है। इसका मतलब कि वाटर सोल्यूबल है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम कैसा है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, प्रोटीन तो है लेकिन प्रोटीन में भी कौन?
और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मतलब वाटर सोल्यूबल। ग्लोब्यूलर प्रोटीन कल हम बताए थे कि प्रोटीन का एक शेप होता है ग्लोब्यूलर शेप, वहाँ पे उसके चारों तरफ सरफेस पे जो है पोलर अमीनो एसिड होता है, तो वाटर सोल्यूबल होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। और एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी एंजाइम भी वाटर सोल्यूबल है। ये बातें, दो बातें, तीन बातें हमें याद रखनी है। फीचर्स में बेसिक फीचर्स हम लोग कर रहे हैं, बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, राइबोजाइम के अलावा। ये आरएनए से बना हुआ है, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए हम एंजाइम में रखे हुए हैं, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। याद रखना ही 23rd sRNA। एंजाइम्स वर्क ओनली इन एक्वस मीडियम, केवल पानी में ही काम करता, पानी की मौजूदगी में ही काम करता है। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्योंकि वाटर सोल्यूबल होना जरूरी है अगर एक्वस मीडियम में यह काम करता है। चौथा कि एंजाइम का जो वर्क है वो पार्टिकुलर है, एंजाइम फंक्शन इज पार्टिकुलर, एंजाइम फंक्शन इज पार्टिकुलर, एंजाइम फंक्शन इज पार्टिकुलर, इज पार्टिकुलर, पार्टिकुलर है। एंजाइम फंक्शन इज पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर है, एंजाइम का फंक्शन पार्टिकुलर है। और भी चीजें, चौथा फीचर हमने देखा। एक चीज और कि एंजाइम आर डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कहीं ना कहीं ये भी कैटलिस्ट है, एंजाइम भी कैटलिस्ट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है। लेकिन कुछ जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, एंजाइम की तरह काम करने वाले हैं लेकिन एंजाइम नहीं है, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं, उनसे यह अलग है। एनसीईआरटी क्लाइन और बोलता है इसके बारे में। फिलहाल इसको छापो, यानी स्क्रीनशॉट ले लो कॉपी में, ठीक है। चलिए, पांचवी चीज मैं क्या कह रहा हूं, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ है। तो एंजाइम्स 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 differ from inorganic catalyst। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होता है। फिर बात आती है कैसे अलग होता है, कैसे अलग होता है, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देखें, एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर देखें तो एंजाइम जो है ना कैन बी डीनेचर्ड, इसका शेप खराब हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकता, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, कैन बी डीनेचर्ड, ये डीनेचर्ड हो जाएगा। कब हो जाएगा डीनेचर्ड? एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर बात करें तो एंजाइम क्या होगा? डीनेचर्ड होगा। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो ये नॉन फंक्शनल है, डीनेचर्ड का मतलब नॉन फंक्शनल हो जाना, ये नॉन फंक्शनल नहीं होगा। एट हाई टेम्परेचर पे भी ये है ना अपनी एक्टिविटी इंक्रीज दियर एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज दियर एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर पे भी इनकी एक्टिविटी कम होने के बजाय और बढ़ जाती है एट हाई टेम्परेचर एट प्रेशर। यानी ज्यादा टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन को तेज करना है, रिएक्शन करवाना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करवाना है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लेके आना पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे जानदार हैं जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, वो अपने पास इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहां से लेके आएंगे? उन्हें तो एंजाइम ही होगा, उनके पास एंजाइम ही होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में आने वाले बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया वाले ग्रुप में आने वाले बैक्टीरिया है जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में पाए जाते हैं और फिर भी जिंदा है। उनका एंजाइम का तो डीनेचर्ड हो जाना चाहिए था, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वो ला नहीं सकते क्योंकि वो लैब थोड़ी ना चलाते हैं, तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वो ला नहीं सकते। फिर वो जी कैसे रहे हैं? एंजाइम तो हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे डीनेचर्ड हो जाता है,
क्योंकि नेचर ने उनके पास एक ऐसा एंजाइम रखा है जो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकते हैं, केवल एक इकलौता एंजाइम से, नाम है उसका टैक पॉलीमरेज एंजाइम। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है यहाँ पे एंजाइम में एक एक्सेप्शन है। सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो नहीं होते। ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद है वो सब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानदार है जिनके अंदर ऐसा एंजाइम्स है जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे भी फंक्शनल होता है, वर्क करता है। नाम है उस एंजाइम का टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स। टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स, टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स। नाम सुन के कुछ हो रहा है, ऐसा लफ्ज कहां पे आता है? जेनेटिक्स या बायोटेक में आता है। यानी ये एंजाइम्स हम देखने वाले, हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। इस एंजाइम का यूज भी हम करते हैं कहां पे? बायोटेक में करते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स जो थर्मस एक्वाटिकस एक आर्की बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है। कहां से ड्राइव होते हैं? यानी ऑब्टेन इन या मैं कह रहा हूं कि फाउंड इन या प्रेजेंट इन थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, उसमें पाए जाते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स। उसमें पाए जाते हैं टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो हाई टेम्परेचर को भी सरवाइव कर सकता है, ये वर्क कर सकता है, वर्क यानी फंक्शनल हो सकता है एट हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर भाई, कितना टेम्परेचर, ये भी याद रखना है। तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे ये रह सकता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेल सकता है, रह सकता है और रहता है। उसको हम थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर मैंने 3 क्लास लिखे थे ना। आर्की बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है उसके उसके जो है ना सेल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसके वाल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकता है। आर्की बैक्टीरिया में मैंने कुछ नाम बताए होंगे, तो मैं एक नाम बताया था मैंने, हेलोफाइल्स नाम बताया था जो हाई सॉल्ट कंडीशन में रह सकता है। एक नाम बताया था हमने एसिडोफाइल्स जो हाई एसिडिक मीडियम में रह सकता है, एसिडोफाइल्स, एसिडोफिल्स भी कह सकते हो। और एक है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स, ये जो थर्मोफिल्स है इसी का एग्जाम्पल है आपका थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, और उसी के पास वो एंजाइम्स होता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम। लोग इसको थर्मोस्टेबल एंजाइम भी कहेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये काम कर पा रहा है ना, इसीलिए लोग इस एंजाइम को थर्मोस्टेबल थर्मोस्टेबल एंजाइम्स भी बोला करते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स भी बोला करते हैं। तो ऐसे अगर पूछा जाएगा कि एंजाइम्स वाई डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तो क्या बोलोगे? एंजाइम्स जो होता है जनरली डीनेचर्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का एक्टिविटी और इंक्रीज करता, मतलब ये खराब नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा एंजाइम है जो टैक पॉलीमरेज है जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया में पाया जाता है, वो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। उस एंजाइम को हम थर्मोस्टेबल एंजाइम, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, काम कर रहा है, इसलिए थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हम उसको बोला करते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तुमको तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, मैं ये सारे एंजाइम या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का इस्तेमाल, हमने कहा कि ये सब पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कैटलिस्ट की तरह कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। मतलब क्या? मतलब क्या? रिएक्शन के स्पीड को अल्टर कर रहे हैं, रिएक्शन के अंदर होने वाले चेंज को अल्टर कर रहे हैं। रिएक्शन का मतलब होता क्या है कि कोई चीज, केमिकल चीजों में कोई चेंज, बायोकेमिकल जितनी भी चीजें हैं उसमें कोई चेंज होता है तो हम उसको रिएक्शंस कहते हैं। अब उसके स्पीड को घटाना और बढ़ाना किसका काम है? कैटलिस्ट का काम है। और यहाँ पे जो दोनों कैटलिस्ट देख रहे हैं, चाहे वह एंजाइम हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ये दोनों कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव का काम क्या होता है? बढ़ाना। पॉजिटिव इंसान का काम क्या होता है? हमेशा तुम्हें मोटिवेट करना,
कहाँ तुम कर सकते हो, तुमसे निकल जाएगा, मेडिकल निकल जाएगा, बीएससी निकल जाएगा। एक निगेटिव भी इंसान आएंगे जो चच्चा की तरह होते हैं या खालू होते हैं। यार बहुत टफ होता है यार एमयू में निकालना। आप सब पता है, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सही से करना। मेरी एक फलना जानने वाली है, उसका नहीं हुआ था, 18 घंटा पढ़ती थी फिर भी नहीं हुआ था। ये कैसे हुआ? 18 घंटा पहली बात में पढ़ ही नहीं सकता आदमी, 18 घंटे कैसे पढ़ लेगा? सुना, 6 घंटा तो सोएगा ही सोएगा, उठते के साथ पढ़ लेगा, मुंह हाथ नहीं धोएगा, खाना वाना नहीं खाएगा, नहाया हुआएगा नहीं, 15 घंटा भी नहीं पढ़ सकता। अरे क्लास में तो जाना है, उसको भी सेल्फ स्टडी में थोड़ी ना काउंट कर लो इतने घंटे पढ़ रहे थे। सेल्फ स्टडी की वाली टाइम को ही काउंट करते हैं कि मैं कितने घंटा पढ़ रहा था, ये सिर्फ मेरी सेल्फ स्टडी के टाइम को कहा जाएगा। क्लास तो सभी जाते हैं यार, पूरा हिंदुस्तान जाता है, सिलेक्शन सबका थोड़ी ना हो जाएगा, उसको पढ़ना थोड़ी ना कहते हैं। अब तुम यूट्यूब पे तुम लेक्चर देख रहे हो, कर रहे हो कि हाँ हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, नहीं वो पढ़ाई नहीं है। अभी तुम उसको लेक्चर को नोट डाउन करो, उसका रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, वो तो हमारी पढ़ाई है। इसीलिए 7 घंटे पढ़ाई पे एमबीबीएस क्रैक हो जाता है, लेकिन वो 7 घंटे सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए कह रहा हूँ। आराम से 6 से 7 घंटा रोज जो बंदा पढ़ता है सेल्फ स्टडी, उसका एमबीबीएस क्रैक हो जाता है। अब ये ड्रॉपर, जैसे तुम ड्रॉपर हो ना, तुम ज्यादा कर सकते हो, 10 घंटा भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है, सिर्फ कोचिंग जाना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता। कोई भी कोचिंग क्लासेस करनी होती है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके अलावा कुछ भी करना नहीं होता। तो इजिली हो जाता है, ये 5 घंटे में भी क्रैक हो जाएगा। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, सर बीकॉम कहाँ से यहाँ पे आ गया, ये बीए नर्सिंग है, आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है, जितने कोर्सेज है, इन सब को निकालने के लिए 3 से 4 घंटा, 3 घंटा रोज, अगर तुम रेगुलर, लेकिन रेगुलर 3 घंटा ही रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो भी हो जाएगा। एक दिन एक सब्जेक्ट को उठाकर, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को एक दिन उठाकर पढ़ लो, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट को पढ़ लिया करो, बीच बीच में संडे टू संडे ना पूरा का पूरा रिवीजन किया करो, सारे शुरू से जहां तक जितना पढ़े हो। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसे कम पे भी निकल जाता है, तो इशू नहीं है। और इंटर्नशिप अगर होता है तो एबी में थोड़ा जल्दी निकल जाता है, ये पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह है या फिर एमयू बीएससी वगैरह जल्दी निकल जाता है। और खासकर तुम लोग का सीए कोटा हो तो मतलब और बन जाएगा। वहाँ इंटरनल कोटा चलेगा, बाकी कोई कोटा नहीं चलता। एमयू मेडिकल जो है ओबीसी एफओबीसी ये सब नहीं मानता, तो बाकी जगह पे मान लिया जाएगा। सीए ये सब कुछ जो है बीएससी में काम कर सकता है, वहाँ पे जो ऑनर्स है वहाँ पे काम कर सकता है, करता भी है। 10-10 नंबर पे भी आके बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं सीए वाले, इंटरनल प्लस सी दोनों काम कर जाता है। तो इंटरनल का ऐसे ही कट ऑफ जाता है जैसे कि 35-40 नंबर गया। अब सी कोटा बहुत तगड़ा कर चलता है वो एकदम, अब आज थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर है, फिर भी 25-25 नंबर पे हो जाएगा सी कोटा है तो। सही वाले में केमिस्ट्री मिल जाता है। हम जब दिए थे बीएससी और सी में ना, तब सी कोटा वाले को देखे थे तो 8-10 नंबर पे भी आए हुए थे, तो एडमिशन मिल जाता है, बहुत भरे पड़ा रहता है। ऐसे ऐसे गधे का एडमिशन मिल जाता है जिन्हें लिखना भी नहीं आता। ये सब कोटे वाले हैं, वो बहुत कोटा चलता है। मेडिकल कोटा नहीं रखता, इतना ज्यादा कोटा नहीं रख सकता ना वो, उसकी वो इशू है कि उसके वर्क जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। चाहे किसी भी चीज पे हो तुम काम, तुम लैब पे ही काम क्यों नहीं करते, अगर खराब तुम काम कर दोगे, टेस्ट करोगे, कुछ का कुछ कर दोगे, किसी के यूरिन में कीटोन बॉडी दिखा दोगे जबकि होगा ही नहीं, किसी को शुगर बता दोगे, किसी को शुगर है तो कहोगे नॉर्मल है, जल्दी से निपटाना चाहे, कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं ठीक है। मतलब वो आदमी नहीं समझ पाएगा बात चीज को। अगर अच्छे से पढ़ेगा, चीजों को सीखेगा, इंपॉर्टेंस को समझेगा, तो हेल्थ सर्विस में इर्रेस्पॉन्सिबल इंसानों का रखने कोई जरूरत ही नहीं, बहुत खतरनाक पड़ जाता है फिर वो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस करके जो डॉक्टर है, एमएस करके जो डॉक्टर है, सिर्फ उसी से इलाज हो रही। वो आता है ऑपरेशन करेगा या फिर जो भी दवाइयाँ होती है उसको प्रिस्क्राइब करेगा, अब किस टाइम किसको देना है, ये सारा काम जो है इन्हीं लोगों का होता है, उनका पूरा केयर इन्हीं का भी होता है। केसेस जो बिगड़ती है इनमें इनका भी रोल होता है, ठीक है, हमेशा अवेलेबल रहना होता है वार्ड के अंदर। अब केसेस कुछ बिगड़ जाती है, इनका रोल यही होता है, डॉक्टर ने कहा है ये करना। अब ये है कि डॉक्टर चला गया दूसरी जगह पे, अब कोई केसेस ऐसे आ गई जिसमें दवाई का भी याद थोड़ी ना रहेगा। अब तुम्हें ना ये नहीं पता कि कौन सी कब देना है, डॉक्टर हर वक्त तुमको समझा के थोड़ी नहीं जाएगा। अगर तुम पढ़े लिखे होगे तो वो लिख भी देगा कि हाँ क्या क्या करना है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे वाले लैंग्वेज में नहीं देखना है कि हर कोई पढ़ ले कि क्या क्या करना है, उसके लिए भी समझना जरूरी है।
वहां पे अलग वर्क है, यहाँ के बीएससी वाले का अलग वर्क है, बाद में चल के पढ़ाना है, ज्यादातर पढ़ाते ही है। जब इनको पढ़ाना है तो जरूरी थोड़ी ना कि अच्छे से पढ़ाना है, खराब भी तो पढ़ा सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि 12th वालों को पढ़ाना है, छठी सातवीं को भी तो पढ़ा सकते हैं, चल जाता है उधर का। हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी चलेगा। डिग्री बीएससी का बहुत से लड़की लोगों को डिग्री खाली डिग्री ही लेना होता है, शादी करना है, लड़की पढ़ी लिखी है इसलिए कोई ज़्यादा जॉब वॉब की आवश्यकता नहीं है। तो उस तरफ जाने का मतलब होता है कि 50% जनता के हाथ में मन में होता है कि हमें जॉब वॉब नहीं करना है, किसी प्राइवेट स्कूल में देख लेंगे, पढ़ा लेंगे, इसलिए उस तरफ जाते हैं। लेकिन 50% ऐसे भी है उसमें जो मेहनत करके पीएचडी वगैरह करते हैं या फिर एमएससी करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ अच्छा क्रैक वैक करने का, नेट फेट क्वालिफाई करने का टारगेट होता है कि चलो हमारा मेडिकल नहीं मिला, हमें आईआईटी ने क्रैक नहीं किया, चलो हम उसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं, नेट फेट क्वालिफाई कर लेते हैं और करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, जो प्रोफेसर बने हैं एमयू के अंदर इंजीनियरिंग फैकल्टी या दूसरे फैकल्टीज में जो पढ़ा रहे हैं, वो तो भाई क्वालिफाई करके ही आए हैं। तो वो भी एक टारगेट रह सकता है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी वहां पे मुर्दा ही जाएगा। हाँ सब तुम्हारे घर की तरफ ही रहेंगे, मतलब हिस्सा बनाना। क्या किधर है तुम्हारा घर? अच्छा हाँ, फिरदौस नगर में मिलेंगे तुम्हें, उधर बहुत ज़्यादा है। फिरदौस नगर किले की तरफ जो नई कॉलोनी वगैरह बनी हुई है ना, वो सब इन प्रोफेसरों की बनी है। पहली दो चीज़ वहाँ पे है, एक तो अभी इन लोगों की थोड़ी शांति चाहिए, जो कि शांति है। दूसरी चीज़, बहुत सस्ता ज़मीन मिला करता था वो भी मिल रही थी। मतलब ये है कि 20, 25, 30 लाख में बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाती थी। इधर तुम 20-25 लाख में दोगे तो 100 गज भी नहीं मिलेगा, 50 गज, 60 गज, 70 गज मिलेगा। और वहाँ पे 20-25 लाख में 200 गज जमीन मिल गया था। अब तो 18-20 लाख में 70-80 गज मिलेगा। अब तो जब भर दोगे हर जगह तो कीमत बढ़ जाए। हाँ तो वही ना कह रहा हूँ, पहले घर बना हुआ मिल जाता था, उसकी वजह क्या थी? आबादी नहीं थी, कोई रहना नहीं चाहता था, तो किसी तरीके से वो बेचते थे कि भाई बेचते थे, जरूरत है बेच देते थे। कीमत बहुत डाउन चल रही थी, 5-5 हज़ार रुपये गज चल रहा करता था। खरीदे कम से कम वहाँ पे 300-400 गज हमारे एक रिश्तेदार मामू है, वो भी खरीदे हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा कीमत के नहीं खरीदे हुए हैं, घर भी बना रहे हैं, सिर्फ बना चुके हैं, पर वो 300-350 गज जमीन खरीदे हैं, वो 40-40 लाख के आसपास का। ठीक है, वो पहले खरीद लिए थे बहुत, जब हम लोग छोटे थे ना, अभी मतलब स्कूल में, यहाँ स्कूल में पढ़ते नहीं थे, घर पे ही थे, तभी खरीद लिया था। उनको पैसा हुआ था, फौरन इधर उधर नहीं, वहीं पर जाकर खरीद लिया, ज़्यादा जमीन मिलेगा तो जिस दिन आबादी बसेगी उस दिन घर बना लेंगे। अब आबादी बस गई है, घर बना लिए शायद, वो थोड़ा दूर के सोचे, अब वो उनका हिसाब है। खैर बकलोली हो गया, अब हम पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये सारे आर्कीबैक्टीरिया को रिवीजन करा, और इसमें जो एक थर्मोफिल्स है ना, उस थर्मोफिल्स के अंदर एक एग्जाम्पल आता है थर्मो एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम्स है जो हाई टेम्परेचर में रह सकता है, इसीलिए ये हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमें बात ये कह रहा था कि एंजाइम हो या इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो, बेसिकली इसका काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करना, यानी इंक्रीज करना ये, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कैटलिस्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो भाई उसके अंदर होने वाले कुछ चेंज है, वही रिएक्शंस है। चेंज इन केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं, एक टॉपिक है वो भी एक्चुअली में एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई इसकी महत्व ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। अब दो तरह के चेंज होते हैं, बचपन से सुनते आए होंगे रिएक्शंस में। फिजिकल चेंज, चेंज इन केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन की बात, जनरली रिएक्शन भी कह सकते थे। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो बचपन में हम करते हैं कि अगर फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाए तो सिर्फ फिजिकल चेंज वापस से अपने पुराने स्टेट में आ जाए। यहां पे बात ये है, यहां पे बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ क्या होता है? शेप चेंज होता है। फिजिकल चेंज में सिर्फ शेप चेंज होता है, बॉन्ड नहीं टूटता। यहां पे ना शेप चेंज होता है,
शेप चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड तोड़े हुए, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड तोड़े हुए इसका शेप चेंज होता है। उसको हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल चेंज कह रहे हैं। केमिकल चेंज किसको कहेंगे? चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर। यहां पे केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर, चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर यानी किसमें? तो बॉन्ड में। यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है यहाँ पे, इसीलिए केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। शेप सिर्फ चेंज होता है, जैसे कि आइस है तो H2O का शेप, वाटर का शेप अलग है, जब लिक्विड हो जाता है तो अलग है, लेकिन H2O उसमें भी रहता है, H2O इसमें भी रहता है, नहीं बॉन्ड नहीं टूट रहा है इसके अंदर। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बेरियम सल्फेट है अपने पास, प्लस नहीं बेरियम सल्फेट नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, आई थिंक बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। एक हम ले लेते हैं एग्जांपल, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। इसका रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करवाएंगे तो हमारे पास आएगा बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनने वाला है? H2O बनने वाला है। देख रहे हो? तो इसमें बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड फॉर्म हुआ है। पहले बॉन्ड यहाँ पे बेरियम के साथ H2O था, ये बॉन्ड था, OH का बॉन्ड था, OH जुड़ा हुआ था। अब इसके साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड टूटा भी है, बॉन्ड बना भी है। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया है। फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज कर, फिजिकल चेंज तो बता रहे हैं कि वाटर के कई सारे स्टेट है, ले लो, वहां पे सिर्फ शेप चेंज हुआ होता है, और भी बहुत सारी चीजें। फिर हम एक बात और कहते हैं कि एंजाइम के पास एबिलिटी होती है कि वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही कर सकता है। ये चेंज भी कर सकता है, ये चेंज भी कर सकता है। इसीलिए हमने इसको बताया था कि चेंज, केमिकल रिएक्शन में दो तरह के चेंज होते हैं। अगर मैं एंजाइम की एक्शन की बात कर रहा हूं तो वो सारी तरह के चेंज को अल्टर करेगा, फिजिकल चेंज भी करेगा, केमिकल चेंज भी करेगा, तभी हम उसको कैटलिस्ट मानेंगे। और एंजाइम को हम कैटलिस्ट मान रहे हैं, इसलिए हम एक बात यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि एंजाइम परफॉर्म, या एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म, एंजाइम जो रिएक्शन परफॉर्म करता है उसमें क्या है कि बहुत चेंज करता है, बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज करेगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज करेगा, केमिकल चेंज करेगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज करेगा, दोनों ही चेंज करेगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब क्या? मतलब कि शेप भी चेंज करेगा, शेप भी चेंज करेगा और बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। एंजाइम दोनों तरह की चेंज को कर सकता है। शेप चेंज करना मतलब फिजिकल चेंज, बॉन्ड को ब्रेक करना मतलब केमिकल चेंज। और एंजाइम का रिएक्शन, ये दोनों एंजाइम रिएक्शन के साथ ये दोनों काम कर सकता है। एक और चीज कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस, इंक्रीज, ये सब हम बेसिक फीचर में ही पढ़ रहे हैं। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सब हम लोग बेसिक फीचर्स में ही पढ़ रहे हैं। एक मिनट पीछे देख लो थोड़ा सा, पीछे कहा खेत में नहीं, ये पांचवा था, अब देखो ये तो खैर बीच में ही आ रहा, ये छठा है, छह तो ऐसे लिखते ना, ये सातवां है,
अगर मान लिया कि अलग ना लगे, ये सब हम बेसिक फीचर्स में ही अभी हैं। एक और बात कर रहे हैं कि एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये मैंने बार बार बोला है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, बिना अपने आप को खर्च किए, विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन इट, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, बिना खुद को खर्च किए, बिना खुद को खर्च किए एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जबकि अपने आप को उसमें इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की पहचान होती है कि खुद को कंज्यूम नहीं करेगा, खुद को अपने खर्च नहीं करेगा, बस अल्टर कर देगा रिएक्शंस को। बिल्कुल अमेरिका की तरह हर दो देश को लड़वा देगा। अगर रियल में कहे ना तो सबसे ज्यादा टेररिज्म वही फैला रखा दुनिया में। टेररिज्म किसको कहते हैं, टेररिस्ट किसको कहते हैं? जैसे हमास और हिजबुल्लाह, ना जाने किस किस को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। टेररिस्ट किसको कहते हैं? जो सिविलियंस की जान ले, जो जुल्म ढाए। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कह देते हो, कहना सेफ नहीं है। हिजबुल्लाह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा। टेररिस्ट नहीं कह सकते। हिजबुल्लाह से जाकर पूछो टेररिस्ट कौन है, तो इजराइल और अमेरिका को कहेगा, या हमास से पूछो। क्यों? क्योंकि अगर रियल देखा जाए कि सिविलियंस पे जुल्म ढाना टेररिज्म है, क्या अमेरिका ने जितनी कत्ल किया है उससे ज्यादा किसी ने कत्ल किया सिविलियंस का? इराक में 1 लाख छोटे बच्चों का, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कत्ल किया था। रेप विक्टिम तो भाई 1.5 लाख तो रेप ही करवाया था अपने आर्मी से। क्या इससे भी बड़ा कोई जुल्म होता है? अमेरिका ने ये सब किया और अपने आप को टेररिज्म में घोषित नहीं करता। अगर टेररिज्म का सही डेफिनेशन नहीं पता सबको, या पता तो है लेकिन जानबूझ के, क्योंकि इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी बनना है सबको, इसीलिए सारे जुल्म जो हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि टेररिज्म कौन कर रहा है, टेररिस्ट का काम कौन कर रहा है। अब ऐसा करने से लोग क्या करते हैं, ऐसा करने से लोग की बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब तो दो, टेररिज्म कौन फैला रहा है सबसे ज्यादा? ये कौन सी नीति थी कि छोटे बच्चों का कत्ल करवा दिया अपने आर्मी से इराक में? ये कौन सी नीति है जो यहाँ पे फिलिस्तीन में बच्चों का, औरतों का कत्ल हो रहा है? ये कौन सी चीजें हैं? अजीब बात है, अजीब नॉनसेंस है कि अपने ऑपरेशन के लिए, अपनी ताकत को बचाने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए तुम किसी की जान ले लोगे। इसी सोच के साथ क्या डॉक्टर जिएगा? अपनी जिंदगी को सिक्योर करने के लिए कि मेरे को कोई खतरा नहीं हो, वो कोरोना में छोड़ देता सबको। उसने इलाज क्यों किया? अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? जितने भी काम किए उसने कोरोना में, डॉक्टर सारे के सारे ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने, पुलिस वाले ने भी बहुत सारे काम किया, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के वो भी छोड़ देते अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि हमास को खत्म कर दे ताकि दोबारा हम पे अटैक ना करे। तुम सिविलियंस को सिविलियन टपकाए जा रहे हो और उसके बाद तुम ऐसा कोई आइडिया ढूंढो, आइडिया ढूंढो, जब होगा तब ढूंढो, सिर्फ ताकत दिखाने के लिए। दूसरा इसका सोल्यूशन था उन लोगों के पास कि हमास ने वो अटैक करा ही क्यों था, वो चीज ना करे, वो अटैक ही ना करे। इजराइल को राइट टू डिफेंस है, उस फिलिस्तीनियन को राइट टू डिफेंस है, ठीक है, राइट टू डिफेंस वो बोलता रहता है, क्या नाम है, जो बाइडन, राइट टू डिफेंस। अब ईरान भी अटैक करके यही बोला, ईरान को भी राइट टू डिफेंस है। ईरान पे अटैक वो जरूर करेंगे, लेकिन इतना है कि ईरान पलट के वार बहुत करेगा। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल हैं। दूसरी चीज की, रशिया और उत्तर कोरिया, चाइना जैसे देशों ने उससे बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, मजबूत बहुत बनाया है। ये शायद उन लोगों को पता होता नहीं है। चलो देखो, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम इन इट। अपने आप को खर्च किया नहीं, अमेरिका की तरह है ये एंजाइम्स, अमेरिका याद रखो, ठीक है। 8वां फीचर हम इसके बारे में बात करें। अच्छा, इसी में करें, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का क्या मतलब? पहले तो ये तो जानो ना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होता है।
रेट ऑफ रिएक्शंस क्या चीज होता है? तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं। रेट या स्पीड, किस टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। और इसी को अगर बढ़ाने का मतलब क्या है कि कम ही टाइम में प्रोडक्ट ज्यादा बना देना, कम ही टाइम में प्रोडक्ट ज्यादा बना देना, कम टाइम में प्रोडक्ट ज्यादा बना देना, उसको कहते हैं इंक्रीज इन रेट। अगर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को मैं बढ़ा दूं, मतलब रेट को मैंने बढ़ा दिया, और ये काम कौन करता है? एंजाइम करता है। और कैसे करता है, तो अब ये समझना हमें है। तो उसके लिए मुझे एंजाइम के एक्टिव साइट के फॉर्मेशन के बारे में बात करनी होगी। तो एक्टिव साइट क्या है और कैसे बनता है? हमारा हेडिंग होगा हाउ एक्टिव साइट फॉर्म इन एंजाइम्स। हमारा अब का टॉपिक होगा, हेडिंग होगा हाउ एक्टिव साइट फॉर्म इन एंजाइम्स। क्या? एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर ये एक्टिव साइट कैसे बनेगा, ये एक्टिव साइट कैसे बनेगा, ये हमारा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, पहली लाइन इसके बारे में हम इसकी तरफ पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन डायग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन डायग्राम। क्या मसला है, मतलब क्या मतलब हुआ? ये लाइन डायग्राम, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, बीच में क्या क्या है? ये क्या है? आर। प्राइमरी प्रोटीन है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड से बना है, लेकिन वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया है हम उसको, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया हुआ है हम उसको, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया। उसको फोल्ड करो, इसको और फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो। जब फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्राइमरी से अब क्या बन गया? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी सेकेंडरी प्रोटीन बन गया। इसको फर्दर फोल्ड करो, और फोल्ड करो, इसको फर्दर फोल्ड करो, फर्दर फोल्ड करो, तो क्या बन जाएगा? ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्दर फोल्ड करोगे तो ये बनेगा टर्सरी स्ट्रक्चर, और टर्सरी स्ट्रक्चर यानी टर्सरी प्रोटीन बनेगा, और टर्सरी प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। बायोलॉजिकली एक्टिव, टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये स्ट्रक्चर कैसा है? बायोलॉजिकली एक्टिव है। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही टर्सरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रीवियस लेक्चर प्लीज जाके देखें, उसको पूरा देखें, सही से देखें, फिर आपको ये सब समझ में आएगा। ये टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, नहीं तो फिर एंजाइम में ये क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कह रहा हूं कि जब टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा तो बायोलॉजिकली फंक्शनल बन जाएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? एंजाइम्स फॉर्म, मतलब ये है कि एंजाइम्स बन गया, एंजाइम्स फॉर्म, एंजाइम्स फॉर्म मतलब ये है कि एंजाइम का निर्माण हो गया, एंजाइम बन गया। एंजाइम बन गया, एंजाइम का निर्माण हो गया। When tertiary structure form means enzyme forms। इसके साथ समझ में आ रहा कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया तो एंजाइम फॉर्म हो गया। टर्सरी स्ट्रक्चर बनने और टर्सरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन बनने का मतलब एंजाइम का बन जाना।
टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। एक बात फिर से एक लाइन लिखते हैं हम इस पे, एक बात कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया, व्हेन टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड of protein form means enzymes forms। मतलब क्या हो गया, अगर टर्सरी स्ट्रक्चर बना, फॉर्म हुआ प्रोटीन का, तो समझ जाओ कि एंजाइम्स क्या हुआ, फॉर्म हो गया। मतलब हुआ कि एंजाइम्स फॉर्म हो गया। और जब एंजाइम बन गया तो तुम एंजाइम को देखो, तुम एंजाइम को जब देखोगे तो उसके सरफेस पे बहुत सारे पैकेट्स नजर आएंगे। देन मेनी पॉकेट्स फॉर्म ऑन देयर सरफेस। इसका मतलब देन मेनी पॉकेट्स फॉर्म ऑन surface of टर्सरी स्ट्रक्चर पे बनता है। और उस पॉकेट्स को क्या बोलते हो, कॉल्ड सर्विसेज। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। और हम उस पैकेट को क्या बोलते हैं, हम सर्विसेज बोलते हैं। हम उसको सर्विसेज बोलते हैं। ये मान लिया इस तरह का टर्सरी स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इस तरह खूब सारा फोल्ड कर दिया, टर्सरी स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से। तुम क्या देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे तुम्हें ऐसे पैकेट्स नजर आ रहे होंगे। ये देखो, ये एक पैकेट्स नजर आ रहे हैं, ये एक पैकेट्स नजर आ रहे होंगे, कुछ छोटे पैकेट्स भी नजर आते हैं, कुछ बड़े पैकेट्स भी नजर आते हैं। ये क्या है, पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पैकेट्स या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सर्विसेज बोलेंगे। जब टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जब टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है, तब उसके बाहरी सरफेस की तरफ सर्विसेज बनते हैं, यानी कि पैकेट्स बनते हैं। सर्विसेज यानी पैकेट्स बनते हैं। उस वक्त तुम ये बनते हुए देखोगे। फंक्शनल क्यों है मैं बता रहा हूं कि जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है तो ये फंक्शनल हो जाता है प्रोटीन, मतलब एंजाइम बन जाता है। क्योंकि जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, एंजाइम बन जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके सरफेस पे बहुत सारे पैकेट्स बनते होंगे, सर्विसेज बनते होंगे। अब इन सारे पॉकेट्स कहते हैं, पैकेट नहीं, पॉकेट्स बनते हैं, सर्विसेज बनते हैं। इन सारे पॉकेट्स में से, सारे सर्विसेज में से एक सर्विसेज ऐसे होंगे जो फंक्शनल होंगे, जो इसके पास कुछ एक्टिव चीजें होगी। आउट ऑफ दिस सर्विसेज, दिस पॉकेट, एनीवन हैविंग एक्टिव साइट, कोई एक ऐसा है जो एक्टिव साइट बनेगा। ठीक है, ये एंजाइम, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्टिव है, ये क्योंकि ये एंजाइम है, इसके पास सर्विसेज है। और उन्हीं सर्विसेज में से, एंजाइम एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके पास जो सर्विसेज है, उन्हीं सर्विसेज में से, उन्हीं पॉकेट में से एक ऐसा है जिसके पास एक्टिव साइट है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्टिव हो चुका है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंजाइम बन चुका है। तो यहाँ पे मैं बात कहूंगा कि मेनी सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज है, बट एक और बात तुम यहाँ पे याद रखोगे कि आउट ऑफ दीज सर्विसेज या पॉकेट्स या सर्विसेज में से, out of these pockets and services, anyone behave like active site, anyone behave like active site। कोई एक है जो एक्टिव साइट की तरह बिहेव करेगा, कोई एक है जो एक्टिव साइट की तरह बिहेव करेगा,
क्योंकि उसके पास फिक्स शेप होगा, उसका शेप फिक्स होगा। वाई बिहेव लाइक एक्टिव साइट? क्योंकि उसका शेप जो होगा फिक्स होगा। मैं थोड़ा सा मूव करता हूं ऊपर, क्योंकि उसका शेप जो होगा वो फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा, हैविंग फिक्स शेप एंड हैविंग पार्टिकुलर आर ग्रुप्स। दो रीजन है, रीजन इसके having fixed shape, active site having fixed shape and fixed R group, having particular R group present, having particular R group present. ये फिक्स शेप, ये फिक्स आर ग्रुप, पर्टिकुलर आर ग्रुप अलाउ करता है ओनली फिक्स टाइप ऑफ सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए। एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन को अल्टर करना, रिएक्शन को बढ़ाना। कैसे करेगा? तो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर बाइंड करेगा, अपने एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और उसको प्रोडक्ट में चेंज करेगा। कैसे ये एंजाइम काम करता है? अपने आप को खर्च तो नहीं करता क्योंकि ये कैटलिस्ट है। इसके पास जो एक्टिव साइट बना ना, इसमें से हम कह रहे हैं, इसमें से एक जो है, मान लिया कि बहुत सारे, इसमें देखो बहुत सारे है ना करीब से, लेकिन एक ये मान लेते हैं कि ये एक जो है एक्टिव साइट मान लेते हैं। बाकी भी पैकेट्स है, लेकिन एक है जिसके पास फिक्स शेप है और इसके पास फिक्स आर ग्रुप है। इसके पास एक पार्टिकुलर आर ग्रुप है, फिक्स आर ग्रुप है। तो ये वाला ही सिर्फ क्या होगा? एक्टिव साइट कहलाएगा। इसी में क्या करता है? ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और प्रोडक्ट में चेंज करता है। अब कौन सा सबस्ट्रेट इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा? जिस सबस्ट्रेट का शेप इससे मैच कर जाएगा, इस एक्टिव साइट से मैच करेगा, वही आएगा। और जिस सबस्ट्रेट का केमिकल नेचर इस आर ग्रुप से मैच कर जाएगा, वही आएगा। यानी कि हर सबस्ट्रेट का केमिकल नेचर अलग होगा, यानी हर सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट अलग होगा क्योंकि आर ग्रुप अलग होगा। एक सबस्ट्रेट तो उसके लिए एक एक्टिव साइट, तो एक एंजाइम। हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए, नहीं एक ही सबस्ट्रेट। अब मैं ये कह लो कि हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए होता है, क्योंकि रिएक्शन में अगर एंजाइम काम कर रहा है तो एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट है वो फिक्स है, उसकी आर ग्रुप फिक्स है। तो हर तरह के सबस्ट्रेट को बांध नहीं करेगा कि एक ही को सब में लगा दिया काम पे, सारे रिएक्शन में काम नहीं कर सकता। इसका जो फिक्स आर ग्रुप है, जो फिक्स जो एक्टिव साइट का शेप है, वो अलाउ क्या करता है? यानी ये दो चीजें क्या करता है? अलाउ फिक्स्ड टाइप ऑफ substrate to bind करने के लिए, to bind with active site से बाइंड करने के लिए फिक्स सबस्ट्रेट को ही अलाउ करता है, सबको नहीं अलाउ करेगा क्योंकि उसके पास ये फिक्स चीज है। बाइंड एंड परफॉर्म रिएक्शंस, आगे लिख लो, एंड परफॉर्म रिएक्शंस जब बात को देखकर समझ में आया कि कैसे एक्टिव साइट बनता है। अगर शुरू से देखो, अगर मैं एक बार रिकैप करता हूं, रिवीजन करवा दूं कि एक्टिव साइट कैसे बनता है, तो याद करो। सबसे पहले मैंने क्या किया था? हाउ एक्टिव साइट इज फॉर्म। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म या फॉर्म, तो वो किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन डायग्राम से। फिर उसको फोल्ड किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना। फिर उसको फर्दर फोल्ड किया, टर्सरी स्ट्रक्चर बना। जब टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया तो हमने कह दिया कि वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया। अब बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया मतलब एंजाइम बन गया। फिर जब उस टर्सरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उस एंजाइम को देख रहे हैं, तो हमको क्या पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे सर्विसेज, उसके सरफेस पे बहुत सारे सर्विसेज एंड पॉकेट्स नजर आते हैं
उन पॉकेट्स में से एक ऐसे सर्विसेज है, एक ऐसे पॉकेट्स है जिसके जो जो एक्टिव साइट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या, तो उसके फिक्स शेप होंगे, अपने बदलेंगे नहीं, फिक्स शेप होंगे और फिक्स आर ग्रुप होगा उसके पास। अब जैसा शेप, जैसा आर ग्रुप, वैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। इसका मतलब कि हर रिएक्शन के लिए एंजाइम जो होता अलग अलग होता। इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में, अगर तुम बेसिक फीचर में शुरू में जाकर देखो बिल्कुल, तो मैंने कहा था एंजाइम्स वर्क इज पार्टिकुलर, एंजाइम फंक्शन इज पार्टिकुलर, यानी हर एंजाइम अलग अलग काम करता है। काम तो एक ही करता है ना, रिएक्शन कराता है, यानी अलग अलग रिएक्शन कराता है। ये समझ में आया? क्योंकि ये पैकेट्स है ना, अब पैकेट्स में से जो सर्विसेज, एक्टिव साइट वाला सर्विसेज है, पैकेट्स है, उसके आर ग्रुप फिक्स होते हैं। तो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग है, अलग अलग तरीके के सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग है। तो इसीलिए ये दो चीजें हैं, इसका ये शेप और इसका ये आर ग्रुप, ये स्पेसिफिक टाइप का, एक फिक्स टाइप का सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, एंजाइम को हमेशा याद रखना। अब एंजाइम में इतना ज्यादा बनाना नहीं, जब जब भी हम एंजाइम बनाएंगे तो सब कुछ नहीं बनाएंगे इस तरीके से नहीं, सीधा हम ऐसे खींच दिया करेंगे। जब भी एंजाइम्स की बात होगी अब हम ऐसे खींच दिया करेंगे, क्योंकि अपने सिर्फ एक्टिव साइट से मतलब है। ये हमारे पास एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है, हम इसी से मतलब है। तो इसीलिए अब एंजाइम को हम इस तरीके से बार बार डेनोट करेंगे, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और, कि जब हाई टेम्परेचर होता है, मैंने बता चुका हूं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। बोला था एक्वाटिकस बैक्टीरिया वाला टैग पॉलीमरेज को छोड़ के, ये कोई थर्मोस्टेबल एंजाइम है उसको छोड़, बाकी जो है जब हाई टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर, वैसे 40 के बाद ही होने लगता है, 40 तक झेल लेता, उसके बाद हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस अगर दे दिए तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आया डीनेचर्ड क्या है, यही पल्ले नहीं पड़ता। एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है मतलब नॉन फंक्शनल हो जाता है। कैसे वो डीनेचर्ड है, क्या क्या टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, जल जाता है, क्या है? तो ये तुमको समझना है। जब डीनेचर्ड वर्ड आए ना तो उसका मतलब ये होता है कि ये आर ग्रुप यहां से निकल जाना, आर ग्रुप यहां से निकल जाना एक्टिव साइट से, और जैसे ये निकलेगा इसका शेप खराब करना। मतलब एक्टिव साइट का आर ग्रुप का रिमूव होना और उसका शेप का चेंज होना एंजाइम का डीनेचरेशन कहलाता है। एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये 100 डिग्री पे करोगे तो भाई इंसान ही जल जाएगा, तो एंजाइम कहां बचेगा, तो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं डीनेचर्ड का मतलब इसको टूटना नहीं होता, ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े हो गए। यहां तो पेप्टाइड बॉन्ड है, और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक बात लिखी हुई है पहले से, जानते हैं हम पहले से, कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो डीनेचुरेशन के दौरान भी ब्रेक नहीं होता, यानी कि टुकड़ा नहीं होता। डीनेचुरेशन कहते हैं किसको है, ये एक्टिव साइट का शेप का खराब हो जाना। कैसे खराब होगा, आर ग्रुप रिमूव हो जाना। आर ग्रुप का रिमूव होना, एक्टिव साइट का शेप का खराब होना डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन के टाइम पे केवल आर ग्रुप रिमूव होता है, एक्टिव साइट का शेप चेंज होता है। तो एक हमेशा ये नोट करके लिखोगे तुम। ये बात यहीं पे खत्म करते हैं और आज की लेक्चर भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तुम अच्छे से पढ़ के जाना, कल एक बहुत बेहतरीन लेक्चर है। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आगे का लेक्चर आपको समझना है ठीक से, एकदम फील लेके आना है सारे लेक्चर। इससे पहले 4-5 लेक्चर आ चुके हैं, इस लेक्चर 6 था, वो 4-5 लेक्चर को एक बार रिवीजन मारना पड़ेगा, और लाइवली, मतलब लिख के नहीं, कॉपी में नहीं, उसको सुनना पड़ेगा। मैं अपनी वॉच टाइम बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि वो उसको देखना पड़ेगा, तभी जाके फील आएगा कि आगे के टॉपिक समझना। ये चैप्टर ऐसा है जिससे बीएससी में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और एमबीबीएस के अंदर भी, मेडिकल के अंदर, नीट के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर के अंदर हम दूसरे चैप्टर को भी तो घुसेड़ते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। 6-7 क्वेश्चन का हो जाता है नीट के हिसाब से, बीएससी में भी आते हैं। अगर बीएससी में तुम्हें बायो को अच्छे से करना है, 20-25 नंबर के बायो आता है ना, तो 20-25 नंबर का करना है तुमको, 20 नंबर का करना है, जिसमें से ये चैप्टर, इसके अगला चैप्टर कनेक्ट करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटेक, फिनिश करो, देखो कितना सारा 50% क्वेश्चन इधर से आता है। फिर बाद में हम प्लांट फिजियो पढ़ाएंगे, उससे आते हैं शुरू में जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो उनका फेवरेट है, इसे भी पढ़ाएंगे। हम वो चैप्टर पढ़ाएंगे, सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है बीएससी के लिए, पूरी बायो जरूरत नहीं है, सबसे नहीं सवाल पूछते हो। जो जो चैप्टर पढ़ते हैं वो से बता रहा हूँ। इधर से हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ये इस कनेक्शन के साथ। हमने यहाँ सेल पढ़ा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा, ये पढ़ा, इसके बाद हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में बायोटेक पढ़ेंगे। ये 12 क्वेश्चन का एक सेट हो गया। तो ये जैसे खत्म होगा 12 क्वेश्चन का हो जाएगा तुम्हारे बेसिक के हिसाब से, नीट के हिसाब से तो 40+ में चला जाएगा। ये इतना ज्यादा, ये सब वेटेज वाले चैप्टर है, लंबे चैप्टर है, बड़े चैप्टर है, शुरू में पढ़ाते हैं, लोगों को लगता है सिलेबस को खत्म, अरे बहुत बड़ा चैप्टर है,
पूरी आधी 11th इधर ही है, इधर ये इसी वाली यूनिट में। बाकी सब में भाई टाइम थोड़ी ना लगता, उसको धुआं उड़ा दो, एग्जाम्पल है पूरा का पूरा, धुआं उड़ा देने वाला है। बाकी अब यही बात, अब ह्यूमन फिजियो, तो ह्यूमन फिजियो के दिन गए। आजकल सवाल ह्यूमन फिजियो से बहुत कम पूछे जाते हैं। प्लांट फिजियो के भी दिन गए, क्योंकि उनके ने चैप्टर काट काट के छोटा कर दिया, टॉपिक काट काट के छोटा कर दिया। उधर से इतना काटा पीटा है ना, खत्म ही है उधर। तो अब वो दिन गए। उधर से आप पहले लोग क्या करते थे, सर्कुलेशन तो एक्सरेशन, लगातार पे लगातार ये डिस्कस चल रहा था, ये गए वो दिन, अब नहीं है। और पढ़ना बेवकूफी है उसको, ऐसा नहीं कि जरूर नहीं मैं उसको पढ़ना है, नीट अगर क्रैक करना है तो उसको सब कुछ पढ़ना, बट ये है कि उसमें अब ज्यादा टाइम देने का है नहीं। सवाल देख लो ना कई सालों से जो आ रहा, यहां पे मैं कह रहा था नोट करके एक बात लिखना है कि डीनेचुरेशन के दौरान क्या होता है, केवल एक्टिव साइट का शेप चेंज। व्हेन एंजाइम डीनेचर्ड देन आर ग्रुप इज रिमूव्ड। व्हेन एंजाइम्स denatured then R group removed, R group remove हो जाता है and shape of active site change। कलम लो मैकेनिज्म है एक्शन ऑफ एंजाइम है, इतना याद रखो अच्छे से। सारे लेक्चर को एक बार देख लेना ईमानदारी से, जाके कम से कम रिवीजन कर लेना, कम से कम चौथा पांचवा और ये जो दिखाएंगे रिवीजन कर लेना, तब जाके आगे समझ में आए, क्योंकि हम एंजाइम का एक्शन देखने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो गई वो बहुत बड़ी वाली टॉपिक शुरू हो जा रही है। सो एंजॉय करो।